हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज हम यहाँ पे सिविक्स का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आई थिंक ये हमारा 19th वाला प्रैक्टिस सेट जो है वो होने वाला है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपके 18 प्रैक्टिस सेट जो है वो करवा दिए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे सॉल्व हो गए होंगे। जिसने भी प्रीवियस सेट्स को नहीं रिसीव किया है या फिर जिसने भी प्रीवियस सेट्स को नहीं देखा है, आप जाके उनको देख सकते हो। वहाँ से आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज हम 19th सेट करेंगे और इसके बाद में एक और लास्ट सेट हमारा रहेगा सिविक्स का, वो रहेगा आपका 20th वाला। तो 20 सेट हम टोटल कवर कर लेंगे, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो बता दी होगी, ठीक है। तो आज हमारा 19th वाला सेट जो है वो रहने वाला है। जितने भी सवाल आपके सही होते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि मैडम इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। हम क्लास को शुरू करेंगे। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस की आपको फ्री PDF वगैरह यहाँ पे अपलोड है ना, मैं अपलोड कर देती हूँ, यहाँ पे मिल जाएगी आपको। आपकी क्लासेस से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपसे है ना, आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। कहीं पे कोई वैकेंसी वगैरह आती है वो सब कुछ मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन करा हुआ है। आप भी चाहते हो इसका हिस्सा बनना, तो आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। वहाँ पे आपको मेरी फोटो दिख जाएगी और आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी लिंक वगैरह मिल जाती है, क्लासेस की सारी प्लेलिस्ट वगैरह, क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब कुछ हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आप दोनों ही चैनल को याद से ज्वाइन कर लो, ताकि आपसे कोई भी नई जानकारी जो है क्लासेस के बारे में या फिर आपकी एग्जाम से जुड़ी हुई, करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। तो मेक श्योर कि आप दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं इस वीडियो में हम है ना कोशिश करेंगे कि हम 15 to 20 क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें और पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको यहाँ पे दूंगी। तो जितने भी सवाल आपके सही होते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द वर्ड डेटेंट इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो देतांत शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच या फिर ग्रीक लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश से लिया गया है, स्पेनिश से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है या फिर आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच इसका करेक्ट आंसर है। डेटेंट शब्द जो है वो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है आपसे यहाँ पे आपको कथन दिए हुए हैं और पूछा है कि ये कोड में से आपको मैच करना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। अब आपका कथन क्या बोलता है, कथन बोलता है कि कौन सा गलत है वो आपको चूज करना है। कंसिडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जॉन गल्टन्स पैराडाइम ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड पीस, ठीक है। जॉन गल्टन की जो पैराडाइम है जहाँ पे इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और पीस से जुड़ी हुई जो इनकी पैराडाइम है जॉन गल्टन की, उससे जुड़ा हुआ कथन कौन सा गलत है वो आपको यहाँ पे इन तीनों में से चूज करके, इन चारों में से चूज करके बताना है। पहला कथन क्या बोलता है, ही सजेस्टेड दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन बी व्यूड एज अ ट्रायंगल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। यानी कि हिंदी में क्या पूछा है, यहाँ पे मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन का मतलब बता देती हूँ। संघर्ष, हिंसा तथा शांति के बारे में जॉन गल्टन के प्रतिमानों के बारे में गलत कथन कौन सा है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। पहला कथन क्या बोला है, उन्होंने सुझाव दिया है कि संघर्ष को विरोधाभास, मनोवृत्ति तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है। क्या ये कथन सही है या फिर गलत है। दूसरा बोला है कि उन्होंने संरचनात्मक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात करी है। यानी कि ही टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चरल, कल्चरल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वायलेंस। क्या इन्होंने 4 तरीके के वायलेंस के बारे में बात करी है, संरचनात्मक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यानी कि आपका स्ट्रक्चरल वायलेंस, कल्चरल वायलेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वायलेंस, क्या ये 4 प्रकार के वायलेंस के बारे में बात करी है। ही डिस्कस्ड पीस बिल्डिंग, पीस कीपिंग एंड पीस मेकिंग। क्या इन्होंने इन 3 शब्दों के बारे में बात करी है। उन्होंने शांति निर्माण के बारे में, शांति स्थापना और शांति रक्षा की चर्चा करी है, या फिर उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध, छन्न युद्ध और अंतरराज्य युद्ध की व्याख्या करी है। यानी कि ही एक्सप्लेन द डायरेक्ट वॉर, प्रॉक्सी वॉर एंड इंटरस्टेट वॉर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जॉन गल्टन जो है इन्होंने इन चारों में से कौन से कथन के बारे में बात करी है वो आपको यहाँ पे मुझे चूज करके बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। करेक्ट है वो नहीं बताना है, जो सही है वो चूज नहीं करना है, जो गलत है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो गलत क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके कोड्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो गलत कथन कौन सा है, इन्होंने स्ट्रक्चरल, कल्चरल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वायलेंस के बारे में बात नहीं करी है
और इन्होंने पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग और पीस कीपिंग वाला कथन जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जॉन गलतंग जो है उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को विरोधाभास, मनोवृत्ति तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कथन है। उन्होंने संरचनात्मक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिंसा की बात करी है, ये कथन आपका गलत है। फिर बोला है कि उन्होंने शांति निर्माण, शांति स्थापना और शांति रक्षा की चर्चा करी है, ये भी कथन आपका गलत है। और उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध, आपका प्रॉक्सी युद्ध और अंतर्राज्य युद्ध की व्याख्या करी है, ये कथन भी आपका सही है। तो ए और डी कथन तो सही है, बी और सी कथन जो है वो गलत है। हमसे यही पूछा था कि कौन सा गलत है जॉन गलतंग को लेकर, तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये कथन जो है वो दोनों गलत है, बाकी ए और डी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है आपसे? द टर्म थर्ड वर्ल्ड वॉज फर्स्ट यूज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो आपका शब्द है तृतीय विश्व, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था वो आपको यहाँ पे बताना है। आयरविंग हॉरोवॉट्स, या फिर आपके आर ब्राउन, सी एच कार, या फिर आपके अल्फ्रेड सॉवी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी का अल्फ्रेड सॉवी जो है इन्होंने सबसे पहले थर्ड वर्ल्ड का जो शब्द है इसका उपयोग किया था। अब आपके फर्स्ट वर्ल्ड, आपके सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में हमने कंट्रीज को डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड में कौन आता है? आपका यूएसए जो है वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर आता है। ठीक है, यूएसएसआर जो है जिसको हम अभी रशिया कहते हैं, या फिर जो यूएसएसआर था आपका, है ना, सोवियत यूनियन जो था, वो आपका सेकेंड वर्ल्ड के अंदर आता है। और इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो है, जो कि आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ है उसको अभी हम क्या बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ बोलते हैं, और वो आपके थर्ड वर्ल्ड के अंदर आती है। तो हमने कंट्रीज़ को उनके, है ना, डेवलपमेंट के आधार पे, या फिर हमने कंट्रीज़ को 3 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के नाम पे। तो तृतीय विश्व का जो शब्द है उसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अल्फ्रेड सॉवी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है? विच प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। आपने आई होप इस प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, काफ़ी फेमस है ये। आईआर के अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इस प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। सभी के लिए एक और एक के लिए सभी, ये प्रिंसिपल जो है वो किस पे आधारित है? ये सिद्धांत जो है वो किस पे आधारित है? इंटरनेशनल मॉरलिटी, इंटरनेशनल इंटरेस्ट, कलेक्टिव सिक्योरिटी या फिर बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर ये आधारित है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता पर आधारित है, राष्ट्रीय हित पर आधारित है, सामाजिक सुरक्षा या फिर शक्ति का संतुलन पे यह कथन जो है वो आधारित है। तो ये कथन जो है वो किस पे आधारित है? सामाजिक सुरक्षा के ऊपर आधारित है, कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर आधारित है। नेटो जो है, आपने नेटो का नाम सुना होगा, NATO, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टोटल 31 मेंबर है। कौन से साल में आया था ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, नेटो जो है वो बात करता है इसकी कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है, सामाजिक सुरक्षा की बात करता है। नेटो क्या कहता है? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यानी कि सभी के लिए एक और एक के लिए सभी। यानी कि अगर हमारे देशों में से किसी एक के ऊपर भी आक्रमण होता है तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये उसकी समस्या है, हम क्या मानेंगे? उसके ऊपर आक्रमण हुआ, यानी कि ये हम सब के ऊपर आक्रमण है, तो एक का जवाब जो है वो फिर हम सब मिलके देंगे आपको। तो इसलिए इन्होंने बोला है वन फॉर ऑल, यानी कि वन फॉर ऑल, ऑल के लिए एक होगा और एक के लिए सब रहेंगे। एक के ऊपर भी आंच आएगी तो हम सब जो है वो आवाज उठाएंगे। तो यानी कि सभी के लिए एक है और एक के लिए हम सभी हैं। तो ये कथन जो है वो आपके सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, कलेक्टिव सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? बाय विच कॉन्फ्रेंस वॉज यूनाइटेड नेशन चार्टर अडॉप्टेड ऑन द जून 26 है ना 1945, यानी कि कौन से कॉन्फ्रेंस से हमने यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो 1945 में अडॉप्ट किया था? लंदन कॉन्फ्रेंस से, टोक्यो कॉन्फ्रेंस से, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस से, या फिर आपका डनबर्टन ऑक्स सम्मेलन से, यानी कि डनबर्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस से। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने अगर यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा कि किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जून 1945 में अपनाया गया था। लंदन सम्मेलन, टोक्यो सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन या फिर आपका डनबर्टन ऑक्स सम्मेलन। तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसकी स्थापना हुई थी, और सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो हमने अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? विच बॉडी कैन ऑथोराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? पॉलिटिकल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
जाएगा पॉलिटिकल काउंसिल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि भारत की परमाणु कमान का है ना, भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के प्रयोग को कौन सी संस्था जो है वो कंट्रोल कर सकती है? राजनीतिक परिषद, आपकी कार्यकारी परिषद, विधान परिषद या फिर राष्ट्रपति राजनीतिक परिषद, ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिकल काउंसिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो हमारी इंडिया है उसमें न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है वो 2003 के अंदर आई थी, जिसमें आपकी मिलिट्री विंग भी आता है, आपका यहाँ पे पॉलिटिकल विंग भी आता है। पॉलिटिकल विंग में आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिलिट्री विंग में कौन होते हैं? जो आपके मिलिट्री के हेड होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिलिट्री के हेड जो है वो बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी हमको है ना आशंका लग रही है, फिर ऐसी ऐसी है ना स्थिति आ चुकी है, हमको अब क्या करना पड़ेगा? परमाणु हथियारों का उपयोग करना पड़ेगा। फिर वो यहाँ पे वो आपके प्राइम मिनिस्टर जो है उनको यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि भाई हमको है ना ऐसा ऐसा करना चाहिए, और फिर उनके सजेशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? अपनी जो आर्मी है उसको कमांड देते हैं कि ठीक है जाओ और परमाणु हथियार का उपयोग करो। तो इस तरीके से आपका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है वो 2003 में आई थी, और उसके ये अलग अलग विंग्स हैं। राजनीतिक परिषद पॉलिटिकल काउंसिल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है? किस वर्ष बैंडन कॉन्फ्रेंस सम्मेलन जो है वो हुआ था? कौन से साल में बैंडन कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी? 1955 में, 66 में, 56 में या फिर 54 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7th का? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1955 के अंदर आपकी बैंडन सम्मेलन जो है वो हुआ था 1955 के अंदर। 1954 में क्या हुआ था? 1954 में तो हमने क्या किया था? हमने चाइना के साथ में हमारे पंचशील एग्रीमेंट्स को साइन करे थे ना, जिसमें 5 बातें जो है वो बताई हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1955 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है? मैकमोहन लाइन इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया श्रीलंका एंड चाइना एंड पाकिस्तान। तो आपको बताना है मैकमोहन रेखा जो है वो किसके मध्य स्थित है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चीन, इंडिया श्रीलंका या फिर इंडिया आपका है ना चीन पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया और भारत के बीच में है आपकी मैकमोहन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, ये सारी लाइन जो है वो जॉनसन्स लाइन, ये सारी लाइनें जो है वो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, बॉर्डर इशू से जुड़ी हुई है। तो तीनों लाइनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी लाइन जो है वो कौन से देश से संबंधित है वो भी पता होनी चाहिए। एक तो है आपकी मैकमोहन लाइन, एक है आपकी मैकडोनल्ड लाइन। ठीक है, एक है मैकडोनल्ड लाइन, ये लाइन को चाइना बिलीव करता है, चाइना मानता है इस लाइन को, इंडिया नहीं मानता है। एक है आपकी जॉनसन्स लाइन, ये लाइन को भी आपका इंडिया मानता है। ठीक है, तो मैकमोहन लाइन है और जॉनसन्स लाइन है, ये दोनों लाइनें जो है वो मतलब चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो सबको ही पता है। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो आपका है ना वेस्टर्न एरिया में भी है, आपकी ईस्टर्न एरिया में भी है और आपके सेंट्रल एरिया में भी है। ठीक है, तो सेंट्रल एरिया का जो बॉर्डर इशू है वो तो सिक्किम को लेकर है, जो कि रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन वेस्टर्न और ईस्टर्न एरिया को लेकर जो बॉर्डर इशू है उसमें अलग अलग रेखाएं जो है वो बनाई हुई है कि ये रेखा तुम्हारी है, ये रेखा हमारी है। तो इसमें 3 अलग अलग रेखाएं आती है, एक आता है आपका मैकमोहन लाइन, एक आता है आपका मैकडोनल्ड लाइन, एक है आपकी जॉनसन्स लाइन। तो मैकमोहन लाइन और जॉनसन्स लाइन जो है वो उसको इंडिया एक्सेप्ट करता है, मैकडोनल्ड लाइन जो है उसको चाइना एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा था कि मैकमोहन लाइन जो है वो कौन से देश से संबंधित है? वो आपका इंडिया और चाइना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर वाज द फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव लुक लाइक है ना लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्टेड? नेहरू के टाइम पे, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे या फिर मनमोहन सिंह के टाइम पे? यानी कि क्या पूछा है आपसे? किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसे विदेशी नीति के पहल शुरुआत हुई थी? नेहरू जी के टाइम पे, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे, वाजपेयी जी के टाइम पे या फिर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे? तो ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिम्हा राव इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1992 के अंदर आपकी पीवी नरसिम्हा राव जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे और 1992 के अंदर ही आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो आई थी। लुक ईस्ट विदेश नीति जो है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसको हम लेकर आए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका बाद में 2014 के अंदर आपके प्रधानमंत्री जो है वो आ जाते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं और वो इस लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदल के क्या रख देते हैं? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था जो कि 1992 में आया था। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। बाद में इसका नाम बदल के एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो जाता है, 2014 में हो जाता है। अब प्रधानमंत्री कौन होते हैं? आपके मोदी जी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिम्हा राव इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज इन इंडिया? पंचायती राज से जुड़ी हुई समिति कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। बोहरा समिति हो गई, सदिक अली समिति हो गई, पी के थंगन समिति है ना, LM सिंघवी समिति हो गई या फिर आपकी
पीके थंगन समिति हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वोहरा समिति जो है वो आपकी पंचायती राज से जुड़ी हुई नहीं है। वोहरा समिति मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वोहरा समिति जो है वो आपकी 1993 में भी आई थी, मतलब 1993 में आई थी, ठीक है। 1993 में आपकी वोहरा समिति आती है। ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए आई थी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए आई थी कि भाई किस तरीके से पॉलिटिक्स में भी क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वर्ल्ड को सपोर्ट किया जा रहा है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, और पॉलिटिक्स और है ना पॉलिटिक्स में भी क्रिमिनलाइजेशन जो है वो हो रहा है। तो उसको चेक करने के लिए वोहरा समिति आई थी। इसका पंचायती राज से कोई भी संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है यहाँ पे, What is correct chronology order of the following stages of recruitment of civil servants? सिविल सर्वेंट्स का जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? पहले रिक्रूटमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, और इंटरव्यू होता है, और फिर रिटन एग्जामिनेशन होता है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे पूछा है कि लोक सेवकों की नियुक्ति की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में आपको यहाँ पे जमाना है। भर्ती होगी पहले विज्ञापन होगा, साक्षात्कार होगा, या फिर लिखित परीक्षा होगी। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 आपको है ना ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आपको सीक्वेंस में जमाना है कि भाई पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सबसे पहले आपका डेफिनेटली रिटन का एग्जाम लेंगे। रिटन एग्जाम लेने के बाद में एडवर्टीजमेंट, फिर क्या करेंगे, इंटरव्यू होगा, और फिर ही तो इनकी रिक्रूटमेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भाई आपका सबसे पहले तो लिखित परीक्षा ही तो होएगी, लिखित परीक्षा होएगी ना, तो ऑप्शन नंबर है ना ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आपकी लिखित परीक्षा होएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा के बाद में क्या होएगा, आपका एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट के बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आपका रिक्रूटमेंट, यानी कि फिर आपको रिक्रूट किया जाएगा, आपको नौकरी पे रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। स्पॉइल्स सिस्टम इज मोर प्रिवलेंट इन विच कंट्री? इंडिया, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? लूट प्रणाली जो है वो कौन से देश में प्रचलित है? भारत, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर अमेरिका में? तो करेक्ट आंसर क्या है, अमेरिका में लूट प्रणाली जो है वो है ना प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द वन हु डिस्कस द 4 P's एज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज आपके है ना एल डी वाइट, आपके हर्बर्ट साइमन, लूथर गलिक या फिर आपके वुड्रॉ विल्सन? या संगठन के आधार के रूप में 4 P की विवेचना करने वाले कौन थे? एल डी वाइट थे, आपके हर्बर्ट साइमन थे, लूथर गलिक थे, या फिर आपके वुड्रॉ विल्सन थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लूथर गलिक ने यहाँ पे 4 P's के बारे में बात करी है। अभी 4 P's क्या है, उन्होंने बोला है पर्पज, प्रोसेस, प्लेस एंड पर्सन, ठीक है। पर्पज, प्रोसेस, प्लेस और पर्सन। पर्पज यानी कि किसी काम को करने का पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। प्रोसेस यानी कि जो आपका प्रक्रिया होती है वो, तो पर्पज, प्रोसेस, प्लेस यानी कि जगह, और पर्सन यानी कि व्यक्ति। तो ये 4 P's के बारे में बात करी है आपके लूथर गलिक ने। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द फॉलोइंग? पार्ट 10th and 11th A, पार्ट 3 एंड है ना 9th A, पार्ट 9th एंड 9th A, या फिर पार्ट 9th एंड 10th A? 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हुआ था, 73rd और 74th संशोधन अधिनियम जो हम लेकर आए थे, उसके तहत हमने कि कौन से भाग को संविधान में नया जोड़ा था? तो हमने भाग 9th और भाग 9th A को संविधान में जोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 73rd 74th अमेंडमेंट जो हुआ था आपका, वो भी आपका पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे ही हुआ था, वो आपके प्राइम मिनिस्टर थे। ये आपका 1992 के अंदर हुआ था, ठीक है। 1992 के अंदर आपका ये है ना अमेंडमेंट हुआ था, और 1993 के अंदर ये लागू हो चुका था। इसके तहत हमने 2 भागों को जोड़ा था, और 2 आपकी जो सूचियां होती है, जो आपके है ना स्केड्यूल्स होते हैं, उसको जोड़ा था। आपके पहला तो था भाग 9th, जिसके अंदर हमने पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा था, जिसके तहत हमने 11th सूची जो है वो लेकर आए थे। एक हमने जोड़ा था भाग 9th A, संविधान का भाग 9th A, जिसके अंदर हमने म्युनिसिपैलिटीज को ऐड करा था, और हमने इसके अंदर 12th सूची को जोड़ा था, ठीक है। हमने कहा था कि म्युनिसिपैलिटी भाग 11 में बताए हुए जितने भी विषय है उसके ऊपर काम करेगी, और बोला था कि पंचायत भाग 12 में बताए हुए जितने भी विषय है उसके ऊपर काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पंचायती राज सिस्टम इज सेल्फ गवर्नेंस एट द लोकल लेवल, 3-tier सिस्टम विद हायरार्किकल रिलेशनशिप, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या फिर हायरार्किकल स्ट्रक्चर? आपको यहाँ पे चूज करके बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। हिंदी में क्या पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कैसी व्यवस्था है? स्थानीय स्तर पर है ना
आपका है ना स्वशासन है, या फिर आपका अधिग्रह संबंध के साथ है ना शासन है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, या फिर आपका पद सोपानिक संरचना है। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आपका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट आंसर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है, बाकी तीनों ही इसके करेक्ट आंसर है। ये 3 टियर भी है हमारे जो है ना पंचायती राज, उसमें आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, इस तरीके से आपको 3 टीयर्स देखने को मिलेंगे। और सेल्फ गवर्नेंस है और डिसेंट्रलाइजेशन भी है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे। आज हमने ये सारे है ना 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे, आपको सारा कुछ जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है। कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको याद से ज्वाइन कर लेना। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको भी याद से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।